नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और 9 बजे की इस प्राइम बुलेटिन जिसमें हम छत्तीसगढ़ की खबरों की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले स्क्रीन पर आपको 4 बड़ी खबरें दिखाते हैं। तो रायपुर में आज बीजेपी की मैराथन बैठक हुई है। अनुसूचित जाति मोर्चा के बाद विधायक दल की बैठक राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने ली है। इसके अलावा कल से सीएम भूपेश बघेल की 15 दिन तक समीक्षा बैठक करेंगे और अपनी फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इधर नक्सलियों पर कोरोना का साया मंडरा रहा है और इसकी पुष्टि खुद नक्सलियों ने की है। कुछ तस्वीरें जारी करके नक्सलियों ने कमांडर की मौत की बात कबूल कर ली है। छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करी पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है। रायपुर के 2 थाना इलाकों से 300 किलो गांजा जब्त हुआ है और सरायपाली से भी 1 लाख का गांजा जब्त हुआ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की हर खबर पर इस बुलेटिन में नजर रहेगी। लेकिन ये 4 बड़ी खबरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, शुरुआत इन्हीं से करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आज बीजेपी विधायक दल और अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक हुई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम की मौजूदगी में हुई, जिसमें आगामी मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय समेत सभी बीजेपी विधायक मौजूद थे। बैठक के बाद रमन सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार 2.5 साल में असफल रही है। केंद्र की राशि से राज्य की फ्लैगशिप योजनाएं चलाई जा रही हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार केंद्रीय योजनाओं में गड़बड़ी कर रही है। इसके पहले बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि राज्य सरकार जनता और समाज को अनदेखा कर रही है। प्रदेश सरकार की विफलताओं को लेकर अभियान चलाया जाएगा। दीनानाथ दुबे जी, बलिराम पांडे जी, प्रियदर्शनी दिव्य जी, अश्वनी टंडन जी, संतोष मार्कंडे जी। तो आज बैठकों का दौर चला। बीजेपी में 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक और अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें कि राष्ट्रीय महामंत्री गौतम पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जनता तक पार्टी की बातें, रीति और नीति पहुंचाना है, सरकार की नाकामियों को पहुंचाना है। कि छत्तीसगढ़ की सरकार 2.5 साल में सभी मोर्चे में पूर्णतः असफल रही है। सरकार दिवालिया की स्थिति में है। केंद्र सरकार की योजनाओं को रोज प्रसारित अपने नाम से फोटो छपाने का काम भर कर रही है। अभी लगातार जो सहयोग मिल रही है केंद्र से और उन सारे चीजों का छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में जिस प्रकार से जनता तक जाना चाहिए, उनके तक पहुंचना चाहिए, उसका अभाव जो दिखाई दे रहा है, इन सारी बातों को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग जाएंगे। सारे विषय ही जो मैं बता रहा हूं वो सारे कार्यकर्ताओं को इन सबको अवगत कराया गया। इस देश के, इस छत्तीसगढ़ के जनता के घर घर जाकर बताइए कि हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ में खड़े हैं। और जो कांग्रेस का रवैया टूल किट के माध्यम से आज हमारे सामने आया, इससे भी हमने अवगत कराने का काम किया है। भाजपा नेता शिवरतन शर्मा ने कांग्रेस नेता विनोद तिवारी पर गलत बयानबाजी कर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को बदनाम करने का आरोप लगाया है। भाजपा कार्यालय में दस्तावेजों का हवाला देते हुए भाजपा नेता शिवरतन शर्मा ने कहा कि विनोद तिवारी ने केंद्र सरकार के पत्र को गलत ढंग से प्रसारित कर रमन सिंह के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच की बात कही थी, जबकि पत्र में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं था। विनोद तिवारी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को दूसरे विषय पर पत्र लिखा था। उस मामले में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लिखा था। केंद्र सरकार के पत्र को गलत ढंग से प्रसारित करने को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को विनोद तिवारी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इधर कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें आरोपी ठहराते हुए कहा है कि अगर इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़े तो वे इसके लिए तैयार हैं। विनोद तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह
और अभिषेक सिंह के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच कर वस्तु स्थिति से अवगत कराएं, ऐसा पत्र चीफ सेक्रेटरी को लिखा। इसमें चीफ सेक्रेटरी को निर्देशित किया गया है कि 5 अप्रैल के साथ एक झूठा इंक्लोजर लगा करके वो जो बात प्रचारित कर रहे हैं उसके विरुद्ध पूरी जांच करके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार से 15 दिनों तक सभी विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में विभागीय मंत्री, अधिकारी और एक्सपर्ट शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अबूझमाड़ में दिए जा रहे पट्टों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और इसी तरह 26 जून को गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, वृक्षारोपण प्रोत्साहन राशि योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की समीक्षा करेंगे। 28 जून को खनिज विभाग, 29 जून को ऊर्जा विभाग, 30 जून को मनरेगा, रोजगार वृद्धि, गौठान आजीविका केंद्र की समीक्षा करेंगे और 1 जुलाई को सीएम स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। 2 जुलाई को गृह विभाग की बैठक लेंगे। 3 जुलाई को खाद्य विभाग और मार्कफेड की बैठक होगी। 5 जुलाई को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जल संसाधन विभाग, 6 जुलाई को संस्कृति पर्यटन शिक्षा विभाग की समीक्षा होगी। इसी तरह 7 जुलाई को महिला एवं बाल विकास और आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विभाग, 8 जुलाई को वन पर्यावरण, एनआरडीए, आरडीए, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, 9 जुलाई को पाटन विधानसभा में संचालित कार्यों की समीक्षा करेंगे। सरकार की जितनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो आम जनता तक किस प्रकार पहुंच रही हैं, इन योजनाओं को और कैसे सुधार किया जा सकता है, उनके इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में कहीं कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्णय है कि आने वाले समय में इसकी मॉनिटरिंग के संदर्भ में लगातार फिर से समीक्षा किया जाए, उसी के संदर्भ में ये निर्णय है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य को कोटे के मुताबिक यूरिया और डीएपी की आपूर्ति नहीं होने और जमाखोरी रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रासायनिक खाद की आपूर्ति करने वाली कंपनियों को यूरिया और डीएपी खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा है। साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों को होलसेलर और रिटेलर से साथ साथ स्टॉक को चेक कर जमाखोरी करने वालों को भी ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी होलसेलर के पास मौजूदा यूरिया और डीएपी खाद को तत्काल रिटेलरों को ट्रांसफर करने के भी निर्देश दिए गए हैं। खाद की सप्लाई करने वाली कंपनियां, होलसेलर और रिटेलर की संयुक्त बैठक लेकर उन्होंने अप्रैल से जून महीने तक की खाद की आपूर्ति के निर्देश दिए गए। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के खाद और यूरिया का कोटा कम कर रही है। इस मामले पर भाजपा सांसदों को केंद्र पर दबाव बनाना चाहिए। कलेक्टरों को निर्देश दिया हुआ है कि जहां भी इस प्रकार की कोई जमाखोरी जैसी शिकायत आएगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। उसके बावजूद भी खाद की कमी से छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने संकट है। मैंने तो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से भी आग्रह किया हुआ है कि थोड़ा केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डालें। यदि उनकी बात कोई दिल्ली में सुनता है तो उम्मीद करेंगे कि खाद की पूर्ति हो जाए। और मुख्यमंत्री बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में संत कबीर जयंती पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए और इस अवसर पर उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के प्रशासनिक भवन के गेट का नामांकन संत कबीर के नाम पर किया है। साथ ही संत कबीर द्वार का शिलान्यास और संत कबीर का छत्तीसगढ़ नाम की पुस्तक का विमोचन भी किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि संत कबीर की महिमा छत्तीसगढ़ के कण कण में व्याप्त है। उन्होंने कहा कि संत कबीर 650 साल पहले आए थे, लेकिन उनके संदेश आज भी समसामयिक हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में भी इसके सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दोनों राज्यों में इस नए वेरिएंट की मौजूदगी को देखते हुए अंतर्राज्यीय सीमाओं पर आवाजाही पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरी सावधानी और सतर्कता बरतें, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करें, भीड़ भाड़ से दूरी बनाए रखें। प्रदेश में अभी मिल रहे कोरोना के नए मामले में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पता लगाने के लिए एम्स रायपुर और रायपुर मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब से एडवांस स्टडी के लिए सैंपल भुवनेश्वर, एम्स और बाकी अन्य शहरों में भेजे जा रहे हैं। अब तक यहां किसी भी सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं पाया गया है। वैज्ञानिकों ने भी नए वेरिएंट को चिंता की वजह बताया है। इसके लिए अलग अलग आइसोलेशन सेंटर भी बनाने की बात कही है।
जो नया वेरिएंट आया है डेल्टा प्लस, उसमें ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा होगी, लेकिन अभी भी इस पे जांच चल रही है। वैज्ञानिक तौर पे अभी पूरा तरह से पुष्टिकरण नहीं हुआ है, लेकिन जो नया वेरिएंट आया है उसके लिए जरूरी है कि हम जीन सीक्वेंसिंग का जो प्रक्रिया है उसको और स्ट्रांग बनाएं। म्यूटेंट हो रहे हैं वायरस और ये चेंजेस होते रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ों के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगा ये लैब, और स्टेट ऑफ द आर्ट होगा और बाकी लैब्स के लिए एक तरह का मेंटर की तरह भी काम करेगा। तो इसका हमें इंतजार रहेगा, ये जल्द से जल्द यदि इस पर स्वीकृति मिल जाएगी तो इसका काम, चूंकि डीन मेडिकल कॉलेज ने स्थान भी ढूंढ लिया है, तो वो करेंगे। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सीआईटी से साथ मिलकर पूरे छत्तीसगढ़ में व्यापारियों के लिए कोविड टीकाकरण का विशेष अभियान शुरू किया है। साथ ही इस अभियान में मदद नहीं करने वाले व्यापारियों को आगे किसी भी प्रकार की मदद नहीं करने का फरमान भी जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी से वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ने की अपील की है। मैं, मेरा परिवार और मेरा स्टाफ नारे के साथ पूरे प्रदेश में व्यापारियों ने टीकाकरण अभियान शुरू किया है। अलग अलग ट्रेड एसोसिएशन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। बहुत अच्छे से अपना काम किया है और यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं रखा है। सब लोग मेंटेन से आ रहे हैं, जा रहे हैं और सब लोग अच्छे से टीका करा रहे हैं। ये हमारे ओनर्स की तरफ से व्यवस्था की गई है और एसोसिएशन का बहुत अच्छा वर्क है ये, इससे मतलब बहुत अच्छा अपने को मिल रहा है। टीकाकरण कैट और चैम्बर के बैनर तले हो रहा है, और जो आप पूछ रहे हैं, जो व्यापारी हमको इस टीकाकरण में साथ नहीं देगा, हम लोग उसको जरूर सख्त कार्रवाई करने के लिए सोचेंगे। अगर हम सुरक्षित होते हैं तो ये सब लॉकडाउन और ये सब जो है वो बीमारियों का झंझट नहीं रहेगा, तभी हम व्यापारी जो है वो सुरक्षित रह पाएंगे। तो इसके लिए मेरी अपील है कि सभी जो है वो आगे आए, सारे व्यापारी जो है वो अपने स्टाफ, अपने परिवार और अपने स्टाफ के परिवार को भी जो है वो वैक्सीनेशन में आगे आके लगवाएं। वैक्सीनेशन मामले में दायर याचिका में आज बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि राज्य सरकार ने अब तक ये जानकारी नहीं दी है कि कितने लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षित करने के लिए टीकाकरण किया जा चुका है और अब तक कितने लोगों को टीका लगना बाकी है, जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से वैक्सीनेशन की पूरी स्थिति की जानकारी मांगी है। साथ ही 13 जुलाई को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के वकील शैलेंद्र दुबे ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ग्लोबल टेंडर जारी करने को लेकर जनहित याचिका दायर की है। और छत्तीसगढ़ में 15 जून के बाद से नदी से रेत के उत्खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद रेत माफिया सक्रिय हो गए। बात बिलासपुर की करें तो यहां 18 स्वीकृत रेत घाट है जहां रेत का उत्खनन बैन कर दिया गया है। इसके बाद भी रेत माफिया रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं, भंडारण कर रहे हैं। साथ ही 2 से 3 गुना दाम पर रेत बेचे जा रहे हैं। 6000 वाली हाइवा की रेत को 12 से 14,000 तक में बेचा जा रहा है। बावजूद इसके जिला खनिज विभाग का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। वहीं धमतरी में भी रेत का अवैध उत्खनन और भंडारण चल रहा है, जिसमें 60 जगहों पर रेत खनन की अनुमति दी गई थी, जहां से भी 15 जून से खनन पर बैन लगा दिया गया है। इसके बाद भी पुराने पीट पास से अवैध रेत का परिवहन हो रहा है, जिससे शासन को रोजाना लाखों रुपए का चूना लग रहा है। खनिज विभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहा गया है कि अगर खनिज बंद है और वहाँ पर रेत माफिया या बाकी लोग वहाँ पे रेत के खनन करते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि शासन से हमने लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे पास खनिज की अमला कम है और इसमें प्रदान किया है ताकि रेत खदानों पर सही नियंत्रण किया जा सके। तो ये है कि 15 जून से 15 अक्टूबर तक रेत प्रतिबंधित करे है पर्यावरण विभाग द्वारा। तो ओकर पर हमन पिछले साल भी बहुत कार्रवाई करे हैं और इस समय भी पूरा अवैध उत्खनन परिवहन करता में कार्रवाई रही। ज़्यादा से ज़्यादा अमला रही तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हुई और प्रभावी नियंत्रण हुई। एक बार हमन चिट्ठी जारी करा था। और बलरामपुर के पस्ता थाना में पदस्थ एक पुलिसकर्मी का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस ऑडियो में पुलिसकर्मी एक पीड़ित से पैसे के लेन देन की बात कर रहा है और खुद पुलिस की पूरी पोल खोल रहा है कि टीआई से लेकर सिपाही तक कितने में बिक जाते हैं। ऑडियो में बात कर रहे पुलिसकर्मी का नाम बिहारी पैकरा बताया जा रहा है, जो एएसआई के पद पर पदस्थ है। पीड़ित का नाम बंशीधर यादव है, जो झलारिया गांव का रहने वाला है। ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी ने एएसआई को लाइन अटैच कर दिया है और जांच टीम गठित कर दी है। IBC 24 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।
11 बजे, 11:15, 11:30 बजे आ जाना। तो थाना जाना पड़ेगा सर कि नहीं, तुम थाना आना पड़ेगा, थाना आ ले। अच्छा, बस जमानतदार लेके बलरामपुर निकाल लेते नहीं था। अब तो हमको विश्वास हो गया यार, थाना आओगे हमको खर्चा पानी दोगे तब। कहाँ खर्चा पानी देंगे सर, उसी दिन देख आया हूँ। नहीं, वो 1000 रुपया में कुछ नहीं होता है। 10,000 रुपया थाना प्रभारी लोग ले रहे हैं, हवलदार लोग नहीं सर, मेरे में जो हवलदार लोग थाना प्रभारी लोग 10,000, 15,000, 20,000 ले रहे हैं। ना सर, जो मेरे में धारा लगने लायक था सर, उतना धारा तो मेरे में लगाइए दिए, फिर खर्चा के फिर रोले तो नहीं छोड़े सर। मैं तो बोला था कि भाई देख लीजिए आप। राजनांदगांव शहर के मोहारा वार्ड की बस्ती में भालू के घुसने से दहशत मच गई। करीब 9 घंटे बाद भालू को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ने में वन विभाग सफल रहा। दरअसल सुबह 6 बजे मोहारा के लोगों के सामने भालू दिखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को, वन विभाग को सूचना दी। इस दौरान भालू राइस मिल परिसर में घुस गया। लोगों का शोर सुनकर भालू वहां से निकला और पास के ही एक घर की बाड़ी में जाकर बैठ गया। इस दौरान पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, नजर बनाए रखा और भालू को पकड़ने के लिए पिंजरा लाया गया। उसके बाद उसे ट्रैंकुलाइज किया गया। चिकित्सक डॉक्टर राकेश वर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने ट्रैंकुलाइज गन से भालू को ट्रैंकुलाइज किया, जिसके बाद भालू को पकड़कर रायपुर के लिए रवाना किया गया, जहां भालू का इलाज कराकर जंगल में छोड़ दिया गया। भालू आरी से पूरा परेशानी हो गए रहन, तेकर सती हमन पुलिस ला फोन करें और बला हम तब पूरा रायपुर वाले मना आरी ने गोली मार के ले गई से। रायपुर से हमारे वेटनरी डॉक्टर आए तो हमने उसका रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुली कर लिया, उसको डार्ट किया और अब डार्ट करने के बाद अब रेस्क्यू करके अब हम उसको जंगल में भालू को छोड़ देंगे। नक्सलियों की तेलंगाना स्टेट्स कमेटी के सचिव हीरा भूषण और महिला नक्सली भारत कक्का की मौत की पुष्टि कर दी गई है। तेलंगाना के कुत्तागुडम एसपी सुनील दत्त और बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने दोनों की मौत की पुष्टि की है। दोनों नक्सली कमांडर की कोरोना से मौत होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने कही है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी के मुताबिक नक्सलियों के डेरे में कोरोना संक्रमण फैला हुआ है। नक्सली सिर्फ सीनियर कैडर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। निचले स्तर के कैडर्स को कोरोना के संबंध में झूठी जानकारी दी जा रही है। बस्तर आईजी ने स्थानीय लोगों को नक्सलियों से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने नक्सलियों को सरेंडर की अपील भी की है। वहीं तेलंगाना के कुत्तागुडम एसपी सुनील दत्त ने पूरे मामले पर प्रेस नोट जारी करके कहा है कि नक्सलियों ने पत्र जारी कर दोनों लीडरों की मौत कोरोना से होना स्वीकार किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।